चलिए ध्यान से समझिएगा और खूब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो एक शब्द है क्रांति, कभी की हो, क्रांति कहीं की हो। क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रांति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसे कहेंगे कि क्रांति है? तो हाँ बोलिए। तो रक्षार होता है जैसे। हाँ बोलो बोलो। क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति शब्द का अर्थ क्या है? क्रांति शब्द का अर्थ किसी भी व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन। जब किसी भी व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आएगा तो उसको हम कहते हैं क्रांति। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा मार पीट विद्रोह नहीं होता है। हाँ दिमाग से निकाल लीजिए कि क्रांति का मतलब विद्रोह हुआ, क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, क्रांति का मतलब मारपीट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्रांति का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यवस्था में जब तेजी से परिवर्तन आएगा तो उसको हम कहते हैं क्रांति। जैसे आपके सामाजिक जो व्यवस्था है, आपके समाज में जब तेजी से परिवर्तन आने लगेगा तो हम कहते हैं कि सामाजिक क्रांति हो गई है। जब राजनीतिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं राजनीतिक क्रांति है। जब धर्म के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं यह धार्मिक क्रांति है। उद्योग धंधों में जब तेजी से परिवर्तन आता है तो हम उसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति है। अर्थव्यवस्था में जब तेजी से परिवर्तन आता है तो हम उसको कहते हैं आर्थिक क्रांति है। आएगा समझ में? तो सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कई प्रकार की क्रांतियां हो गई। और क्रांति शब्द का अर्थ हो जाता है क्या? तेजी से परिवर्तन। तेजी से परिवर्तन, धीरे धीरे अगर किसी व्यवस्था में परिवर्तन होता है, अगर किसी व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो उसको हम क्रांति नहीं कहेंगे। क्रांति उसको कहेंगे कि जब उस व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो, अचानक से परिवर्तन आ जाए, अचानक से उछाल आ जाए, अचानक से व्यवस्था में बदलाव आ जाए, तब उसको हम कहेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कहते हैं ना आपके अंदर तो क्रांतिकारी परिवर्तन है, जल्दी से परिवर्तन होना, तेजी से परिवर्तन होना। तो जब किसी व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं क्रांति। क्रांति कई प्रकार की होती है, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कई प्रकार की क्रांतियां हैं। कृषि क्रांति हो जाएगी किसी भी व्यवस्था में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी क्षेत्र में जब तेजी से परिवर्तन आएगा तो उसको हम कहेंगे क्रांति, उसी को कहेंगे क्रांति। क्लियर? एक शब्द आया मैंने बताया औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या हो गया कि उद्योग धंधों में तेजी से परिवर्तन। जब उद्योग धंधों में तेजी से परिवर्तन आया तो उसको हमने कहा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देशों में हुआ। यूरोप के जो देश थे वही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। एशिया महाद्वीप औद्योगिक क्रांति से अभी अछूता था। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ? उद्योग धंधों में तेजी से परिवर्तन। जब उद्योग धंधों में तेजी से परिवर्तन आया तो उसको कहा गया औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो सबसे पहला मशीन का आविष्कार हुआ था वह मशीन था छापा खाना। क्या था? छापा खाना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस यानी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि सबसे पहला अगर कोई मशीन बना तो वह कौन सी मशीन थी? प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना। और इसका आविष्कारक जो था, जिसने इसका आविष्कार किया था, उस व्यक्ति का नाम था गुटेनबर्ग। याद रखिएगा, गुटेनबर्ग। यानी पूछ दे कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग कहां का रहने वाला था? तो जर्मनी का। ये याद रखिएगा, गुटेनबर्ग कहां का रहने वाला था? जर्मनी का। और किसका आविष्कार किया था? छापा खाना का। और यह छापा खाना सबसे पहले किस देश में लगाया गया? तो ये देश था
इंग्लैंड, यूरोप कोई देश नहीं है, यूरोप एक महाद्वीप है। पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है ना, तो यूरोप एक महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप का वह देश था इंग्लैंड, जहां पे प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले दुनिया में लगाया गया। और इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाला व्यक्ति था गुटेनबर्ग, जो जर्मनी का रहने वाला था। तो औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि उद्योग धंधों में तेजी से परिवर्तन आ गया। और जब उद्योग धंधों में तेजी से परिवर्तन आया तो क्या हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ। जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो उत्पादन क्या हुआ, बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ गया तो हमें अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ेगी। आप अपना प्रोडक्शन जब अधिक होगा तो प्रोडक्ट को कहां बेचोगे, मार्केट में ही बेचेंगे। तो यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति हुई और क्रांति के परिणाम स्वरूप मशीनों का आविष्कार हुआ। और जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो उसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन बढ़ गया। और जब उत्पादन बढ़ गया तो उत्पाद को बेचने के लिए उन्हें एक नए बाजार की जरूरत थी, एक नए बाजार की तलाश थी जहां उनके उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो यूरोप के जितने देश थे, मैंने बताया ना कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी, तो यूरोप में। तो यूरोप के जितने भी देश थे सभी देशों में एक क्रांति आ चुकी थी। सभी देशों में मशीनों का आविष्कार होने लगा, मशीन लगने लगे, फैक्ट्रियां बैठने लगी और उत्पादन बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ गए। जब प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, तो उन उत्पादों को बेचने के लिए इन निवेशकों को एक बाजार की जरूरत महसूस हुई कि हम अपने उत्पाद को कहां ले चल करके बेचेंगे। तो उन्होंने देखा कि एशिया महाद्वीप जो है ऐसा महाद्वीप है जहां अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। एशिया महाद्वीप जो औद्योगिक क्रांति से अछूता था, इसलिए अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार के रूप में ये लोग कहां आए, एशिया में आए। और जब एशिया में आए, अंग्रेज कहां आए सबसे पहले, एशिया के किस देश में अंग्रेज सबसे पहले आए, तो भारत में। तो एशिया में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि एशिया का एक देश है भारत, जो बहुत बड़ा देश है, यह खुद ही एक उपमहाद्वीप के बराबर है। तो हम कई छोटे छोटे देशों में जाकर के अपने उत्पादों को बेचेंगे, उससे बेहतर है कि हम किसी एक बड़े बाजार में जाकर दुकान लगा दें, वहां हमारा सारा सामान बिक जाएगा। दुकानदार व्यवसाय क्या करता है कि कई छोटे छोटे चौराहे पे दुकान लगाने से बढ़िया है कि एक ही दुकान खोल दिया जाए, बड़े बाजार में शोरूम लगा दिया जाए, बड़ा बाजार में एक मॉल खोल दिया जाए। कई छोटे छोटे चौराहे दुकान खोलने से बेहतर क्या है कि एक बड़े बाजार में बड़ी दुकान कर दिया जाए, आपका सामान आसानी से बिक जाएगा। उसी तरह अंग्रेजों ने जब अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की जरूरत महसूस किया तो उनको लगा कि एशिया महाद्वीप अभी औद्योगिक क्रांति से अछूता है और हम अगर एशिया में चलते हैं तो हमारे उत्पाद आसानी से बिक जाएंगे। तो जब एशिया में वे आते हैं तो पाते हैं कि एशिया महाद्वीप का भारत एक ऐसा देश है जो अकेले एक महाद्वीप के बराबर है। तो हम कई छोटे छोटे देशों में जाकर अपने उत्पादों को बेचेंगे, उससे बेहतर है कि क्यों ना हम भारत में ही अपने उत्पादों को बेचें। तो अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। आपने यही पढ़ा है ना कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। बात समझ में आ गई कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, व्यापार करने, अपने उत्पाद को बेचने के लिए आए थे, अपने प्रोडक्ट को बेचने आए थे, क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन अधिक हो रहा था, खपत कम थी, उनके यहाँ सामान अधिक तैयार हो रहा था, बिक कम रहा था। तो जो बच जाता था उसको किसी न किसी बाजार में ले जाके आप बेचोगे ना, तो इसीलिए उसको बेचने के लिए, वो व्यापार करने के लिए अंग्रेज भारत आए और भारत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों द्वारा सन 1600 ईस्वी में की गई। ठीक, अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, सन 1600 ईस्वी में। और अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। और अंग्रेज जो है भारत में अपने उत्पादों को बेचने लगे, व्यापार करने लगे। और इस भारत में अंग्रेजों को एक और सुविधा मिली, सबसे बड़ी सुविधा ये मिली कि यहाँ से उनको कम पैसे में मजदूर भी मिल जाते थे, कम पैसे में यहाँ मजदूर भी मिल जाते थे। उन मजदूरों को अपने फैक्ट्री में लगा करके उत्पादन बढ़ा लेते थे। आएगा समझ में।
और अपने सामान को तैयार करने के लिए उनको कच्चा माल भी भारत में उपलब्ध था। उनको कच्चा माल भी मिल जाता था और मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे और उनका उत्पाद भारत में आसानी से महंगे दाम पर बिक भी जाता था। तो तीन लाभ हुआ उनको। 3 लाभ हुआ कि सस्ता मजदूर मिला, एक तो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि उनको सस्ता मजदूर मिला। दूसरा बड़ा लाभ हुआ कि उनको अपने उत्पादों को तैयार करने के लिए कच्चा माल भी मिल गया। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ हुआ कि उनके उत्पाद यहाँ आसानी से बिकने लगे। तो 13 लाभ कमाने लगे भारत में, है ना। जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि गन्ना भारत के लोग बोते थे, हैं, और चीनी यूरोप के लोग बनाते थे। अभी अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, हमारे वहां शुगर की फैक्ट्री अभी नहीं लगी थी। तो यहाँ से गन्ना पानी के जहाज से लाद करके इंग्लैंड जाता था और वहां से उस गन्ने का चीनी बना करके भारत फिर लाया जाता था। और उसमें काम करने वाले फैक्ट्री में मजदूर जो थे वो अधिकतर भारत के ही थे, जो कम पैसे में तैयार थे काम करने के लिए। बेरोजगारी थी। आज भी अपने वहां देख रहे हो कि बेरोजगारी का आलम इतना है कि बहुत सारे लोग दुबई और अब के देशों में, दुबई के देश जाकर के, तमाम विदेश में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के लोग नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तभी ना दूसरे देश में जा रहे हैं। अगर उनको नौकरी भारत में मिले तो दुबई क्यों जाएंगे? हमको अगर काम गोरखपुर में मिल जाए तो हम दिल्ली क्यों जाएंगे? आएगा समझ में? तो यहाँ से उनको सस्ता मजदूर भी मिल गए, कच्चा माल भी मिल गया और उनको उत्पाद आसानी से भारत में आकर के ऊंचे दाम पर बिक भी जाते थे। तो 13 लाभ कमाने लगे। तो गन्ना हम होते थे, मेहनत हम करते थे और लाभ कौन लेता था? आएगा समझ में? तो इंग्लैंड अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में कर करके उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। और यह व्यापार उनका तब तक चला, कब तक? अंग्रेजों का विरोध पहली बार भारत में कब हुआ? 1600 में कैसे किए? तो 1498 में कहा विरोध हो गया। वो तो आए 1600 में ना, तो विरोध 1498 में कैसे हो जाएगा? उसके पहले में हो गया, आने से पहले विरोध हो गया नहीं ना। सबसे पहले 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और भारत में व्यापार करने लगे और रहते रहते भारत में काफी समय तक जब अंग्रेजों ने समय व्यतीत कर लिया तो यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में भी अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। और हस्तक्षेप करने का नतीजा ये हुआ कि लोगों को बुरा लगा। अब बुरा लगा तो मुगलों, उस समय भारत में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। तो मुगलों के साथ अंग्रेजों का एक युद्ध हुआ। मुगलों और अंग्रेज, मुगलों और अंग्रेजों के बीच, मुगलों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ वह बंगाल में एक स्थान है प्लासी ना, वहीं पे हुआ था। उसको कहा जाता है प्लासी का युद्ध। 1764 में प्लासी का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ मुगलों का जो युद्ध हुआ वो प्लासी में हुआ। उसके इतिहास में कहते हैं हम प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1700। और इस युद्ध में मुगल पराजित हो गए और अंग्रेज जीत गए, लेकिन मुगलों ने हार नहीं मानी। तो फिर मुगलों के साथ अंग्रेजों का एक युद्ध हुआ जिसको इतिहास में कहा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। दूसरा युद्ध अंग्रेजों के साथ मुगलों का हुआ बक्सर में, इतिहास में उसको बक्सर का युद्ध कहते हैं और वह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे, मुगल पराजित हो गए। और तब मुगलों के साथ अंग्रेजों का एक समझौता हुआ। अंग्रेजों के साथ और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। यह इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। ठीक, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। यह समझौता जो है इलाहाबाद में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगलों के साथ अंग्रेजों का।
अंग्रेजों और मुगलों के बीच जो समझौता हुआ वह समझौता इलाहाबाद में हुआ, 1765 ईस्वी में हुआ। इसलिए इस समझौता को इतिहास में कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। क्लियर? इसके बाद से इसी समझौते के तहत, इसी संधि के तहत मुगलों ने अंग्रेजों को भारत में राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, और वह राज्य दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अंग्रेजों को भारत में राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे पहले 3 राज्यों में प्राप्त हुआ। कौन कौन से राज्य थे वे? तो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूली किया जाने लगा, और इन तीनों प्रांतों को मिला करके अंग्रेजों ने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया, जिसे कहा जाता था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर नाम कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। तुम हमको कंफ्यूज कर दो यार। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड क्लाइव को, दोबारा हेस्टिंग्स को कंफ्यूज कर दिए। ठीक है ना? और इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित किया, और ये अबाध गति से अंग्रेज जो है भारत में शासन करते रहे। बीच में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 यार, कई बार बोले हैं 1765, इलाहाबाद की संधि 1765। ठीक है ना? 1765 के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्य में राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, और इसके बाद से अंग्रेज भारत में अबाध गति से अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित की और शासन करते रहे। अंग्रेज गवर्नर जनरल एक हुआ लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के समय में इसने एक कानून बनाया जिसको कहते हैं हड़प नीति। क्या कहा जाता है? हड़प नीति। इसको एक नाम से और जाना जाता है अधिग्रहण का सिद्धांत। अधिग्रहण का सिद्धांत। अधिग्रहण के सिद्धांत के तहत या हड़प नीति के तहत भारतीय राज्यों को, भारत के उन छोटे छोटे राज्यों को जिन राज्यों का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसको अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, झांसी को इन्होंने अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। कानपुर को, बिठूर को, बरेली को, अवध को, संबलपुर को, तमाम ऐसे राज्य थे छोटे छोटे जिनको अंग्रेजी साम्राज्य में केवल इसलिए शामिल कर लिया गया क्योंकि उन राज्यों का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था। बाद में यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वे दूसरे के बच्चों को गोद लेने लगे, और गोद लेकर के, बच्चे को गोद लेकर के उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिए कि हमारे न रहने के बाद यही लड़का इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो डलहौजी ने एक और नया कानून बना दिया, गोद निषेध अधिनियम। कौन सा कानून था? गोद निषेध अधिनियम। यानी गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और इस आधार पर तब भारत के अनेक ऐसे राज्य थे जिनको अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसलिए भारत के जो छोटे छोटी रियासतों के राजा थे उनके भी मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष का भाव था। भारत में जो सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा, जौहर व्रत, विधवा विवाह, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो भारतीय समाज में प्रचलित थे, उनका अंग्रेजों ने विरोध किया था। आम जनता के मन में भी अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष का भाव भरा हुआ था। अंग्रेजों की सेना में जो भारत के सिपाही थे उनके साथ भी भेदभाव की नीति थी। उनको कम वेतन दिया जाता था जबकि अंग्रेज सिपाहियों को अधिक वेतन दिया जाता था। भारतीय सिपाहियों को कम भत्ता दिया जाता था जबकि अंग्रेज सिपाहियों को अधिक भत्ता दिया जाता था। तो भारतीय सिपाहियों के मन में भी अंग्रेज अधिकारियों के प्रति असंतोष का भाव था। भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के प्रति असंतोष का भाव था। भारतीय राजाओं के मन में भी अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष भरा पड़ा था। और वही असंतोष जो है
आगे चल करके 1857 ईस्वी में वही असंतोष आगे चलकर 1857 ईस्वी में फूट पड़ा और पूरे भारत में एक नई क्रांति हुई, जिसको भारत का स्वाधीनता का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी क्रांति को कहा जाता है। प्रथम स्वाधीनता, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, तो कुछ इतिहासकार इसको सैनिक विद्रोह भी मानते हैं। और इस 1857 की क्रांति के पीछे पहला बहुत सारे कारण थे। मैंने बताया ना कि अधिग्रहण का सिद्धांत के अंतर्गत कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, जिससे वहां देशी रियासतों के राजाओं के मन में असंतोष का भाव बढ़ा पड़ा था। हमारे समाज में प्रचलित प्रथाओं के ऊपर भी कुठाराघात किया जा रहा था, जिसके कारण समाज में रहने वाले लोगों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष का भाव भरा पड़ा था। अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सिपाही नौकरी करते थे उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था, इसलिए अंग्रेजी भारतीय सिपाहियों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष का भाव था। सबसे बड़ा कारण था, रामरतन सीधा बैठो, सीधा बैठो। सबसे बड़ा कारण और तत्कालीन कारण यह हुआ कि उस समय एक अफवाह फैलाई गई कि अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सिपाही नौकरी करते थे उनको जो कारतूस दिया जाता था प्रयोग करने के लिए, उस कारतूस में यह फैलाया गया कि सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जा रही है। तो सुअर और गाय की चर्बी के नाम पर भारतीय सिपाहियों के मन में यह हुआ कि हमारा अंग्रेज जो है हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, हमारा धर्म नाश कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब जोर बनाया गया, जबरदस्ती किया गया अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीय सिपाहियों के ऊपर कि नहीं, तुम्हें इन कारतूसों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले उसमें एक पिन लगा होता था, उस पिन को दांत से खींचना पड़ता था और तब राइफल में लगा के उसे फायर करना होता था। तो हिंदू सिपाही जो थे गाय के नाम पर और मुसलमान सिपाही जो थे सुअर के नाम पे भड़क गए कि तो हमारे धर्म को नाश किया जा रहा है। इसी में अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के बागी बलिया का रहने वाला एक सिपाही मंगल पांडे, नाम सुना है ना? मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी और मंगल पांडे को 6 अप्रैल 1857 को यह घटना घटित होती है। घटनास्थल पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और उनकी शहादत में यह रंग लाया कि आने वाले 10 मई सन 1857 को जो विद्रोह हुआ वह विद्रोह पूरे भारत में ऐसे फैला कि इस विद्रोह में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, राजा से लेकर किसान तक, छात्र से लेकर के नौकरी पेशा करने वाले लोग तक इस विद्रोह के भाग हिस्सेदारी बने। लेकिन यह विद्रोह आसानी से अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, क्योंकि भारत के लोगों में एकता का अभाव था, भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम का अभाव था, जिस कारण से 1857 का विद्रोह भारत में असफल रहा और यह अंग्रेज भारत में अबाध गति से शासन करते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही।